आता है, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब ओबे रोल्स लॉ। रोल्स लॉ जो भी कहता है, मतलब कि जो भी स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, उस रोल्स लॉ को जो फॉलो करेंगे उसको बोलेंगे क्या? आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं दो सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करे। कैसे? कि अगर उसको क्या करे, मिक्स करे सॉल्यूशन को, तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो जीरो आना चाहिए। मतलब कि जब हम किसी भी दो मिक्स जो सॉल्यूशन को जो भी बनाएंगे कंपोनेंट को मिलाकर, तो जो भी कंपोनेंट का वॉल्यूम था वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम जो है ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, मतलब बराबर। डेल्टा वी मिक्सिंग चेंजिंग का मतलब है वॉल्यूम शुड बी सेम। देन साथ में हीट, मतलब डेल्टा एच वी क्या होना चाहिए, मतलब ना तो रिएक्शन में कोई हीट एब्जॉर्ब हो और ना ही जो है मिक्स करने पर रिलीज हो। सेकंड, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सोल्यूट सोल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल इंटरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंटरेक्शन। जैसे हमारे पास क्या है, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, दैट इज द सोल्यूट, और ये है सॉल्वेंट। तो ये जो लिक्विड है इसके अंदर जो इंटरेक्शन होंगे वो ए के होंगे, और इसके अंदर जो इंटरेक्शन होंगे बी के होंगे। इसकी इंटरेक्शन फोर्सेस, इसकी इंटरेक्शन फोर्सेस बराबर हो किसके, इन दोनों को मिलाने के बाद जो बनेगा ए बी, मतलब ए और बी। तो एग्जाम्पल दिए गए हैं बेंजीन प्लस टोलुइन, ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरोइथेन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। तो इसमें आपको याद रखना है कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, रोल्स लॉ फॉलो करते हैं, जिसमें डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होगा और डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होगा। साथ में सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन इज इक्वल टू द सोल्यूट एंड सोलवेंट इंटरेक्शन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, जस्ट इसके अपोजिट, जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। देन वहां पर जो है वी मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा और ना ही एच मिक्सिंग भी हमारा जो है जीरो होगा, जो मतलब हीट जो है वो या तो रिलीज होगी या फिर क्या होगा, एब्जॉर्ब। मतलब यहाँ रिएक्शन इस केसेस में एंडोथर्मिक भी हो सकती है या फिर एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। इन दोनों केसेस एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो किस में आती है, नॉन आइडियल। ऐसे सॉल्यूशन जो भी जिसमें क्या है, एंडोथर्मिक का मतलब है हीट जो है वो क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, और जो एक्सोथर्मिक का मतलब जो है हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। ठीक है। देन इसके बाद फोर्स जो है सोल्यूट सोल्यूट और सोलवेंट सोलवेंट की जो है इक्वल नहीं होगी सोल्यूट और सोलवेंट के साथ। एग्जाम्पल है वाटर प्लस इथेनॉल और वाटर प्लस एसिटिक एसिड। मतलब वाटर में आप कोई भी सॉल्यूशन मिलाने वाले हो तो मैक्सिमम जो है चांसेस रहते हैं कि सॉल्यूशन कैसा बनने वाला है आपका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। या तो उस सॉल्यूशन में हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब, तो डेल्टा एच मिक्सिंग तो वहीं पर क्या हो जाता है, जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैन ईदर शो द पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। मतलब क्या है, आइडियल सॉल्यूशन में तो क्या है कि जब डेल्टा एच और वी मिक्सिंग जीरो है और इंटरेक्शन बराबर है तो वो तो उनका वॉल्यूम जो है प्लस माइनस होगा ही नहीं, हीट निकलेगी नहीं। बट जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो हमारे डेविएशन शो करते हैं। डेविएशन क्या मतलब कि जो है हीट निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी। समझते हैं बात को। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि जब भी क्या हो, कि जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसमें क्या होने वाला है, वो हमारी क्या हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। कैसी रिएक्शन हो, सॉरी, जिसमें कि डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो, और इवन पी टोटल जो है प्रेशर जो है कंपोनेंट से वो ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा है कि जब सॉल्यूशन बना रहे हैं वो मोर वोलेटाइल हो गया है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट से था। मतलब सीधा है कि हमारे पास एक सॉल्वेंट लिया था हमने, एक सोल्यूट लिया था, यहाँ इंटरेक्शन ए का है और यहाँ इंटरेक्शन बी मॉलिक्यूल का है।
इन दोनों को मिलाने के बाद हमें मिला ए बी। तो ए बी का बॉन्ड जो है ज्यादा वीकर होगा इनसे, इन दोनों से, तो हमें मिलने वाला है पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, कैसा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन, जिससे कि प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा पी टोटल, डेल्टा एच मिक्सिंग भी ज्यादा होगी, और साथ में डेल्टा वी भी ज्यादा होने वाला है। देन इसके बाद नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो, एच मिक्सिंग भी जीरो, पी टोटल भी कम, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रोंगर हो जाती है, मतलब नॉन वोलेटाइल की तरफ जाने लगते हैं वो। मतलब कि क्या है कि उनकी जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, जैसे कि हमारे पास ये दोनों का इंटरेक्शन है वो इससे कम हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कौन सा? नेगेटिव डेविएशन। एग्जाम्पल दोनों में है। पहला एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन में वाटर एंड मिथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल प्लस एसीटोन, वाटर प्लस इथेनॉल, और यहां पर दिया गया है CHCl3, दैट इज द CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और ये CCl4 क्लोरोफॉर्म एम कार्बन टेट्राक्लोराइड्स। साथ दूसरे में हमें वाटर प्लस इथेनोइक एसिड, वाटर प्लस मिथेनोइक एसिड, फिनोल एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। एग्जाम्पल ज्यादा याद रखने, एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं इससे। ग्राफ्स, तो आइडियल में तो देखो क्या है कि कुछ भी चेंजेस नहीं है। पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ जो आपका प्लस की तरफ को जा रहा है, ज्यादा है पहले वाले से। जो पहले था हमारा ये, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो पॉजिटिव है हमारा। और जो निगेटिव नीचे की तरफ कर्व बन रहे हैं वो नेगेटिव डेविएशन है। ये आपको याद रख लेना है, तो ये आप ड्रॉ कर लेंगे, इनके जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बुक में भी सेम बने हुए हैं। एजियोट्रॉप्स, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। मतलब क्या है कि जो हम कंपोजिशन निकालना देखे थे, अभी हमने क्वेश्चन किया था, वेपर फेज का अलग आया था और किसका? लिक्विड फेज का अलग अलग कंपोजिशन आया था, जिसमें हमने देखा था कि एक्स ए जो था वो 0.4 आया था, एक्स बी 0.6 आया था, और उसी में अपोजिटली देखे थे वेपर फेज में कुछ अलग वैल्यू आई थी। अगर वो सेम होती है तो उनको हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। मतलब कि एक्स ए इज इक्वल टू वाई, ये एक्स ए जो है वो हमारी लिक्विड फेज है, ये वेपर फेज, लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में अगर बराबर हो कंपोजिशन तो उसको बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। दो टाइप के एजियोट्रॉप्स होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, आप यहां इसको रिमेम्बरिंग करने के लिए मिनिमम नंबर दिया हुआ है, और ये है हमारा जब भी पॉजिटिव डेविएशन होगा उस वाले को बोलते हैं हम, वो वाले लिक्विड्स कौन सा बनाएंगे? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। लिखा भी है, तो सॉल्यूशन विच शो द लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। एग्जांपल इथेनॉल प्लस वाटर, बट अलग कंपोजिशन में ध्यान देना पड़ेगा कि 95% बाय इथेनॉल, 95% इथेनॉल होगा और 5% वाटर, तो कौन सा बनेगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स। देन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या होंगे? सॉल्यूशन सो लार्ज नेगेटिव डेविएशन, जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, जो नेगेटिव डेविएशन में थे वही, पर उनकी कंपोजिशन यहाँ पर हमें रखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू कि जो है लिक्विड की जो कंपोजिशन है और वेपर फेज की जो कंपोजिशन है वो बराबर आ जाए, इसलिए यहाँ कंसेंट्रेशन हम लिखते हैं ज्यादातर केसेस में। ठीक है, तो HNO3 प्लस वाटर। देन नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एजियोट्रोप्स है तो हमारे पास बोला कि ऐसे सॉल्यूशन है जिनकी जो कंपोजिशन है वेपर फेज और लिक्विड फेज जो है बराबर होती है स्पेसिफिक टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर। बट इनका जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लिक्विड्स होते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट एजियोट्रोप्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के बराबर कंपोजिशन है, वेपर में कन्वर्ट करेंगे तभी वही फ्रैक्शन जाएगा। ठीक है, और लिक्विड में भी सेम है, तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है?
हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। मतलब कि जो सोल्यूट हमने सॉल्यूशन में ऐड किया है उसी पर डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती है। There are four colligative property: relative lowering vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point and osmotic of pressure। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट जो इस चैप्टर का यहीं से आते हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन चार से पूछे जाते हैं। पहला हम रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है? The vapor pressure of pure solvent exert pressure onto the surface of pure solvent which called as a vapor pressure। जिसकी हम बात कर चुके हैं वेपर प्रेशर में कि कोई भी लिक्विड्स है उसकी जो सरफेस पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेट करके जो एक वेपर प्रेशर रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। देन वेपर प्रेशर में जब क्या है कि जब भी हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो उस पे हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव लोवरिंग द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ जो है हमने सरफेस पे लिखा है, एक प्योर सब्सटेंस और एक सॉल्यूशन। प्योर सब्सटेंस वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम पी नोट से और सॉल्यूशन वाले को पी एस से कर रहे हैं, पी से भी कर सकते हैं, ठीक है। लोवरिंग द वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? जो हमने ऐड किया है सोल्यूट उसकी वजह से चेंज जो आया है, जो चेंज आया है उसको बोलते हैं लोवरिंग। का मतलब तो कम है बट चेंज बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। लोवरिंग कैसे होगा? लोवरिंग होगा यहाँ पर हम जब भी सोल्यूट ऐड करने वाले हैं वो कौन सा सोल्यूट ऐड करेंगे? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है तो उस केसेस में जो वेपर प्रेशर है पीएस जो है वो हमेशा कम होता है प्योर वाले से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। तो इसका हम जो है फ्रैक्शन निकालते हैं पी नोट माइनस पी एस अपॉन इक्वल टू पी नोट। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एम। आगे हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूले। देन रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल्स इन सॉल्वेंट। तो क्या है? वही है रोल्स लॉ, तो अभी हमने पढ़ा ही था, उसी रोल्स लॉ को दिया गया है पर नॉन वोलेटाइल है। तो अभी हमने बोला था कि जो भी पार्शियल प्रेशर है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके कंपोनेंट के। वही सेम यहाँ पर भी है कि जो लोवरिंग वेपर प्रेशर बना है हमारा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है? उसके मोल फ्रैक्शन से। अब मोल फ्रैक्शन के होता है तो क्या होगा? पी नॉट, ये हमें प्योर है और सॉल्यूशन डिफरेंस क्योंकि इसमें हमने ऐड किया है सोल्यूट, पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का है तो N2 अपॉन जो है N1 प्लस N2। यहाँ पर क्या है? जो सोल्यूट है वो बहुत कम कंसेंट्रेशन में डाला गया है, वेरी लेस। तो उसको हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करके जो है हमारा फॉर्मूला बनता है, ये बन जाता है। और इस फॉर्मूले में हम इसको जब लिखेंगे N2 को क्या लिखेंगे कि W2 अपॉन M2, और N1 को क्या लिखेंगे? W1 अपॉन M1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि प्योर जो पी नोट एस रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर का आप याद रख सकते हो, पी नोट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन प्योर का इक्वल टू क्या होगा? W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। जहां आपको पता है कि W1 जो है मास ऑफ सॉल्वेंट है, W2 मास ऑफ सोल्यूट है, M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट और M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट काफी बड़ा टॉपिक है फॉर थ्योरी पर्पज वैसे, बट हम ध्यान से देखें तो ज्यादातर थ्योरी से पूछी नहीं जाती है। क्वेश्चन हमेशा जो है न्यूमेरिकल बेस्ड ही होता है, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल होता है। रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर है हमारा, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइन, जो हमें बताई दिया था अभी पीछे, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी लिक्विड्स का, कि जब वेपर प्रेशर जो है उसका किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर जो है किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के।
लेते हैं यहाँ पर कोई लिक्विड जो है, अगर हम T1 T2 ले सकते हैं, वैसे तो टी नोट यूज करते हैं प्योर के लिए टी नोट और नॉर्मल के लिए जो है हमारे पास सॉल्यूशन के लिए टी। ओके, T2 T1 यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो T1 किसका लिया है, प्योर सॉल्वेंट, और T2 जो है सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पर एलिवेट हो रहा है, मतलब क्या है कि जो है वेपर प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। पीछे तो हमने पढ़ा, उसी से मिलेगा। वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का रिलेशन क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो सीधा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सीधा कंसेप्ट है। कि अभी हमने बताया था सब शुरू में वेपर प्रेशर के कंसेप्ट में पिछली क्लास में, कि वेपर प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के। और इसमें भी हमने पढ़ा कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, कम होता है, और वेपर प्रेशर कम होएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। अब सॉल्व करते हैं, जो भी ये है टेम्परेचर चेंज आएगा, मतलब कि जो हमारे पास होगा सॉल्यूशन माइनस प्योर, सॉल्यूशन माइनस प्योर को बोलते हैं डेल्टा टीबी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो भी चेंज आया है, एक जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो हमारा जो होगा इसकी कंसंट्रेशन, मतलब कि मोलालिटी के, किसके, मोलालिटी के। अब मोलालिटी के होगा तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है केबी, केबी को जो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये वाला जो है काफी बार एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, तो दूसरा नाम है इसका, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, केबी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन की जगह केबी आया, और एम को हम तो ऑलरेडी मोलालिटी को हम बता चुके हैं कि W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, शुरू में क्लास हुई थी तो उसमें हमने पढ़ाया था, तो उसमें पुट हो गया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। ये भी यूज होगा, यहाँ एक ग्राफ बना हुआ, वही सेम ग्राफ है कि वेपर प्रेशर है और टेम्परेचर। प्योर के केसेस में ये प्योर है हमारे पास, ठीक है, प्योर टी नोट भी और ये टी भी है। टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, प्रेशर जो है ध्यान से देखो, वेपर प्रेशर जो है घट जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाता है। मोलर elevation constant of solution is defined as elevation of boiling point caused by dissolving one more non volatile solute। अभी हम बात कर रहे थे कि सोल्यूट कैसा ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल, जिससे वेपर प्रेशर घटेगा फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घट रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है ऑलरेडी कम हो चुका है, तो क्या है कि फ्रीजिंग की तरफ क्या है, सॉल्यूशन जो है ऑलरेडी फ्रीजिंग की तरफ जाने लगा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है और ज्यादा कम हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर कम होगा, इट मीन्स जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर का वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा प्योर का, फ्रीजिंग टी नॉट एफ वो ज्यादा होगा प्योर का, किससे, टी एफ से। तो यहाँ जो डेल्टा टी एफ निकालने वाले हैं वो हम क्या निकालेंगे, प्योर माइनस सॉल्यूशन। जबकि हमने जो है डेल्टा टीबी जो था वो कैसे निकाला था, सॉल्यूशन माइनस प्योर, क्योंकि वहां सॉल्यूशन में इंक्रीज होता है, ये याद रखना पड़ेगा दोनों में। ओके, देन सेम ही है, टी नॉट एफ जो है, जो भी डेल्टा टी एफ है वो क्या है, अगर हम इसका फॉर्मूला करें तो डेल्टा टी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के होता है। इसका मतलब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, जो कि इसका कांस्टेंट है, फ्रीजिंग कांस्टेंट, एम W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया सेम, बस चेंजेस क्या है इसमें, के एफ, जो डेल्टा टीबी में हम कैलकुलेट कर रहे थे, के भी यहाँ है के एफ, तो ये सेम है। और इसका जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है साथ में है, इसका नाम क्रायोस्कोपिक, उसका था इब्लियोस्कोपिक। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की जो डेफिनेशन क्या है, कि कांस्टेंट ए सॉल्वेंट इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 केजी सॉल्वेंट में अगर कोई भी सोल्यूट ऐड करते हैं तो उससे कितना टेम्परेचर जो है कम हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट जो है हमारी प्रॉपर्टी है क्वालिटेटिव, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस ही है।
ऑस्मोसिस क्या होता है? जब भी कोई लिक्विड जो है एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, मतलब हायर टू लोअर, ठीक है। अगर लिखा भी है कि ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। कंसंट्रेशन जो होती है वो लोअर से हायर की तरफ जाएगा, दैट इज द ऑस्मोसिस, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जैसे हायर टू लोअर, तो दैट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कहाँ यूज होता है? आरओ में, क्योंकि आरओ हम पानी वाला यूज करते हैं तो वहाँ उल्टा चलता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कि हम एक्सेस प्रेशर अप्लाई करते हैं। एक्सेस प्रेशर अप्लाई क्यों करते हैं? कि हम क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन एज द एक्सेस प्रेशर दैट शुड बी अप्लाइड द सॉल्यूशन इन ऑर्डर प्रिवेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक प्रेशर अप्लाई किया हुआ है जो फ्लो ना करे एक तरफ से। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है एम कंसंट्रेशन के होता है, ठीक है। और कंसंट्रेशन जो है इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर फ्लो चल रहा है लिक्विड्स का, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं क्या? जो भी वॉल्यूम कंसंट्रेशन मोलरिटी, तो पाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलरिटी के होता है। और पाए का जो है वो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, तो पाए इज इक्वल टू सी आर टी बन जाता है, मतलब एम आर टी। आर जो है हमारा वो क्या है? कांस्टेंट होता है। पाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है, दोनों को पुट करेंगे तो पाए एम टी बन जाएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा हमारा आर। आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूज होता है वो हमारा क्या है? आर है। तो इसके फॉर्मूले को भी आपको रिवाइज कर लेंगे, ये भी हम देखेंगे कि पाई इज इक्वल टू W2/M2 RT अपॉन V। देन इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस, अभी हमने बोला था कि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द सॉल्वेंट, ठीक है। तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में मतलब कि क्या होता है? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दोनों का। हाइपरटोनिक, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द गिवन सॉल्यूशन हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होगा? उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। याद रखना है, आइसोटोनिक के क्वेश्चन काफी बार बोर्ड में पूछे गए हैं कि दो सॉल्यूशन है आपके पास, आइसोटोनिक है, उसमें कंसंट्रेशन पूछी जा सकती है आपसे। तो आइसोटोनिक का मतलब है कि दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है? बराबर है। और हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? कि जो सॉल्यूशन है आपके पास गिवन सॉल्यूशन से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा है, दैट इज दिस हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक क्या होगा? जो गिवन सॉल्यूशन से उसका कम है। लिख लो इसको। ओके। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर क्या है? कि जो भी सब्सटेंस क्या होते हैं एसोसिएट या डिसोसिएट, मतलब हम क्या करते हैं? एसोसिएट डिसोसिएट क्या होता है? कि जब भी हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट जो है, सॉरी सोल्यूट सॉल्वेंट में डालते हैं तो कुछ डिसोसिएट होकर डिसॉल्व हो जाते हैं, सेम एसोसिएट भी होते हैं। तो सब्सटेंस विच अंडरगोज द डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन सॉल्यूशन देयर मोलिकुलर मास इधर हायर और लोअर देन द एक्सपेक्टेड, ठीक है। उनका जो है जैसा सोचा था उससे कम या ज्यादा होता है, तो उसके रेशियो को हम वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। तो नॉर्मल मास अपॉन एबनॉर्मल मास, या फिर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड ऑब्जर्व्ड। देन साथ में दूसरा और तीसरा है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। रिएक्शन होने से पहले कितने मोल्स थे और रिएक्शन होने के बाद कितने मोल्स थे, मतलब कि एसोसिएट होने से पहले या फिर डिसोसिएट होने से पहले। उसके बाद ये कह सकते हैं कि डिसोसिएट या एसोसिएट होने से पहले कितने थे, और उसके बाद का रेशियो जो है वो भी आई हो सकता है ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड और नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ये रेशियो जो है वो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ लिखते हैं। कोई भी चीज हमारे पास दो होती है, एक ऑब्जर्व होती है और एक कैलकुलेटेड, उन दोनों के रेशियो को क्या है? वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। यहाँ एग्जाम्पल हमने लिए हैं केसीएल। केसीएल जो है कंप्लीटली जो है ये क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है
कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पर। तो इस केसेस में ये जो ब्रेक डाउन होगा किस में होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होगा वो किस केस में होगा, के पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव में। तो यहाँ आई दो है क्योंकि दो बना रहा है। अभी हमने बोला था रेशियो क्या होता है, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन दो मोल बना रहे हैं यहाँ पर और एक अपॉन वन, तो दो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर Mgh4 ये भी हमारे पास दो बना रहे। यहाँ पर तीन है, दो इसके बनेंगे आयंस और एक इसका, तो यहाँ पर तीन होगा। और CaCl2 में भी तीन होगा क्योंकि इस केसेस में भी कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक और 2 Cl नेगेटिव, तो 3। ये थे डिसोसिएशन के एग्जाम्पल। एसोसिएशन में आपको दिया हुआ है एक कि अगर हम C6H5COOH, क्या है ये बेटा, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड को अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एसोसिएट हो गया है, दोनों आपस में जुड़ गए हैं। और एसोसिएट हुआ है तो यहाँ क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, क्योंकि पहले कितने थे, दो थे हमारे पास, अब एक हो गया। जो आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन वन है और प्रेजेंट पहले दो थे, तो 1/2। फॉर्मूला लिखा हुआ है आई के लिए कि अब यहाँ फॉर्मूला आप लगा सकते हो, तो दोनों फॉर्मूले आप जो है नोट डाउन कर लो, हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो इसके लिए जो मॉडिफाइड इक्वेशंस फॉर ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितनी भी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उन सभी में हम आई का हम यूज कर सकते हैं जब क्या होगा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा इन सॉल्यूशन। जब भी होगा क्वेश्चन आएंगे तो सिमिलर है। तो हमने रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर जो होता था पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट जो होता था W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1, बस आई के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो गया है, साथ में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के साथ, फिर साथ में डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। अब क्वेश्चंस की बारी है। क्वेश्चंस है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर of pure benzene at certain temperature is 0.850 bar when 0.5 gram of non-volatile solute is added to 39 gram of benzene। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है आपको और आपको मोलर मास बताना है किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। अब देखो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप गिवन पर फोकस करेंगे। गिवन क्या क्या है, सबसे पहले आपको दे रखा है वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन। तो प्योर बेंजीन मतलब पी नोट, तो पी नोट हमें कितना दिया हुआ है, 0.850 बार। देन इसके बाद W2 गिवन है, कितना गिवन है, 0.5 ग्राम। W1 भी गिवन है हमारे पास 39 ग्राम, और साथ में M1 भी गिवन है 78 ग्राम बेंजीन। और P1 सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है, 0.845 बार। अब आपसे M2 पूछा गया है, तो हमने रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर में फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि प्योर माइनस सॉल्यूशन अपॉन प्योर इज इक्वल टू, क्या था यहाँ पर, W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। वैल्यू पुट कर देंगे, हमें M2 चाहिए बस। तो M2 चाहिए तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं, पी नोट दे रहा हुआ है हमारे पास 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू W2 है 0.5 ग्राम, M1 78 ग्राम, M2 हमें कैलकुलेट करना है और W1 हमें दिया हुआ था 39 ग्राम। कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ये तो यहाँ से 2 टाइम्स चला जाएगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा वो। तो इस साइड तो सिंपल है, वो 1 ही हो जाएगा ऊपर, तो 1 अपॉन M2 हो गया। इस साइड बचेगा कितना हमारे पास, 0.005 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू 1 अपॉन M2। क्रॉस कर देंगे, डेसिमल से डेसिमल हट गया तो क्रॉस करते ही क्या हो जाएगा हमारा, M2 इज इक्वल टू 850 अपॉन 5।
दैट इज 170। M2 आएगा 170 ग्राम। मोलर मास जो है M2 का 170 ग्राम पर मोल, दैट इज द मोलर मास। क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट was dissolved in 100 gram of carbon disulfide. The vapor pressure of solution was found to be 190 of HG, sorry, of Hg. Calculate the molar mass of solute. सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, तो गिवन क्या दिया हुआ है? W2 दिया हुआ है आपको। W2 कितना है? 5.8 ग्राम। उसके बाद W1 दिया हुआ है आपको। W1 कितना दिया हुआ है? मतलब कि सॉल्वेंट का 100 ग्राम। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 190 mmHg हुआ है आपका। प्योर का कितना दिया हुआ है? 195। प्योर का जो है हमें गिवन दे रखा है ब्रैकेट में 195। देन इसके बाद जो है M1 76 और आपको M2 भी दिया हुआ है। क्या है M2? M2 हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है? P प्योर माइनस सॉल्यूशन अपॉन प्योर इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। पुट करते हैं वैल्यूज। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 195 माइनस 190 अपॉन 195 इज इक्वल टू 5.8 ग्राम इंटू M1 जो है 76 अपॉन M2 हमें कैलकुलेट करना है, W1 100 ग्राम है का। यहां से आएगा तो 5 बचेगा, 5 अपॉन 195। उधर कैलकुलेट करते हैं तो उस साइड की कैलकुलेशंस में आपके पास कोई मल्टीप्लिकेशन बन रही है? अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ 1 मिनट। तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, पूरी को कैलकुलेट करते हैं M200। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? क्रॉस करके M2 इज इक्वल टू क्या निकलेगा? 5.8 इंटू 76 इंटू 195 अपॉन 100 इंटू 5। 5 से तो ये जा ही रहा था, 5 3 जा 15, 9 39। ओके, उसको और बाकी हम कैलकुलेट कर देंगे। 100 एज इट इज रहने देंगे, बाकी की हम मल्टीप्लाई करके जो है कर देते हैं। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 79 की इसके साथ, तो हमारे साथ बनती है 17191 अपॉन 100। तो हमारे पास आ जाएगा 171.91 ग्राम पर मोल। दैट इज द आंसर। बाकी के जो टॉपिक हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ही करेंगे अगली क्लास में। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के और साथ में PYQ।